नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी आप लोगों ने 2 वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख चुका है कैप्सूल कोर्स के अंतर्गत, और जिसमें आप लोगों ने 10 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल सॉल्व किए हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में, जैसे कि मैंने कहा था, कैप्सूल कोर्स में 2 चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे, और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ टॉपिक से बात कर रहा हूं जो कि आपके स्क्रीन पर शो करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यहां से हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो आज मैं यही सब सारे जो है आपके टॉपिक जो है वो क्लियर कर दूंगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको फर्दर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें स्पेशली एस ब्लॉक ट्रेंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली इन 3 के ऑर्डर की: लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्बिलिटी की। और ये सब जो होंगे ये सॉल्व हो जाएगा किसके, जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे जिसमें फजान रूल आता है। ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये तीनों ऑर्डर जो है बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए, इस सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि BHU वर्ल्ड सुपर टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री सुपर टेस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के लिए है वो। तो आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसके 3-4 दिन पहले ये एग्ज़ाम आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी उसको दे सकते हैं। तो अपने प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट ये ज़रूर दे के जाइएगा, और इसके रजिस्ट्रेशन करना, कैसे करना, ये सब आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसमें आप आराम से अपना सब कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करते हैं, और बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग पढ़ाई करते हैं अपनी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूँ। अब आइए नीचे आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना अपना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज़ है कि हम लोग को, मैंने बताया कि आपको 3 चीज़ें, लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्बिलिटी, इन तीनों के ऑर्डर की पढ़ाई करनी है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि कोई भी बॉन्ड है, अगर हम किसी भी बॉन्ड की एनालिसिस करने जाते हैं, कभी भी किसी बॉन्ड की आप एनालिसिस करने जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है वो हमेशा हम लोग जो करते हैं वो फजान रूल से करते हैं, ठीक है, फजान रूल से करते हैं। और जब भी अगर हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होगी तो हमेशा हम लोग डायपोल मोमेंट की मदद से उस बॉन्ड की एनालिसिस करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है किसी एक आयनिक कंपाउंड में, तो वो हम लोग को अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है तो वो हम लोग डायपोल मोमेंट की मदद से निकालते हैं। कैसे होता है वो अलग मैटर है, वो बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव चीज़ें हम लोग देखते हैं वो फजान रूल में देखते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि सर ये फजान रूल होगा क्या, ठीक है, सीधी सी बात है कि फजान रूल क्या होगा। तो देखिए जो फजान रूल होता है इसके मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता करना है कि कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, तो वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। अच्छा सर कैसे पता करेंगे, क्या क्या इसमें फैक्टर्स आएंगे? यहीं पर सर पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर आता है, वो क्या होता है? तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, और 2 प्रकार के आयंस प्रेजेंट होते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक होता है हमारा कैटायन और एक होता है हमारा एनायन, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप जैसे बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी वाला, उसके बाद आप देखिएगा आपका लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक सीखिए। अब देखिए कैटायन की अगर हम लोग बात करें, कैटायन में सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब यहाँ पर Z इफेक्टिव होगा वो ज़्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा इसका मतलब साइज यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या एक कर दीजिए साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमें इतना पता होता है कि जो हमारा कैटायन होता है वो कैसा होता है,
छोटा होता है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी साइज कैसे होती है, छोटा होता है। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि कैटायन स्मॉल होते हैं, इस वजह से ये हार्ड भी होते हैं, ठीक है। ठीक, अब एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन में क्या होता है, एनायन में जेड इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि निगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो साइज है आपकी वो लार्ज होगी, ठीक है। तो एनायन की साइज होती है वो बड़ी होती है, इसी के लिए हम लोग एनायन को क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनायन बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनायन बना सकते हैं, ठीक है। शेप में मत जाइएगा, शेप समझ जाइए, ठीक है। इस तरह निगेटिव चार्ज बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर आगे देखिए आप, अब यहां पर होता क्या, यहां पर दो टर्म्स आते हैं। एक होता है हमारा पोलराइजिंग पावर, ठीक है, और एक हमारा टर्म होता है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। एक होता है पोलराइजिंग पावर, एक होता है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। ये जो हमारा पोलराइजिंग पावर होता है ये हमारा होता है कैटायन का, ठीक, और ये जो पोलराइजिबिलिटी होती है ये हमारी होती है एनायन की। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है इसका मतलब। पोलराइजिंग पावर का मतलब ये होता है कि कैटायन जो होता है ये एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करे, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, पोलराइज करे, ठीक। तो देखिए कैटायन का क्या सिस्टम है कि कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसको पोलराइज कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ एनायन के साथ क्या होती है, एनायन का क्या है, एनायन होता है टू पोलराइज, एनायन की पोलराइजिबिलिटी होती है, इसका मतलब होता है टू पोलराइज, मतलब ये पोलराइज हो रहा है, टू पोलराइज, ठीक है। ये जो होता है, सॉरी, पोलराइजिबिलिटी मतलब टू पोलराइज नहीं, टू बी पोलराइज्ड, ठीक है, टू बी पोलराइज्ड मतलब क्या हुआ कि एनायन जो होता है वो पोलराइज होता है, ठीक, और कैटायन का क्या है कि पोलराइज कर रहा है, ठीक। तो एनायन की पोलराइजिबिलिटी जो होती है, एनायन की पोलराइजिबिलिटी होती है, एनायन की पोलराइजिबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब उसकी साइज ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये पोलराइज होने लगेगा, ठीक। ये आप समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप इस तरीके से अगर पोलराइजेशन होगा तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कैटायन और एनायन में कुछ ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, अब ये थे आयनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है, और यही ओवरलैपिंग हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। आयंस के बीच में ओवरलैप, कोवैलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोवैलेंट कॉन्सेप्ट ये होता है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यही जो परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर आया है, इसका मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका पोलराइजिंग पावर, जितना ज़्यादा आपकी पोलराइजिबिलिटी, उतना ज़्यादा ही कोवैलेंट कैरेक्टर होगा आपका, ठीक। अब बात आती है सर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं कि अगर हमने कहा कि कैटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, और एनायन की क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी होती है। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसका पोलराइजिबिलिटी जो होगी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कैटायन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स में अगर हम लोग कैटायन के केस की बात करते हैं, ठीक है, तो कैटायंस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो आपका पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। पहली बात तो ये जानते रहिए, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी ना, उतना ही ज़्यादा एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा। और जो आपकी पोलराइजिबिलिटी होती है, सॉरी पोलराइजिबिलिटी में कहाँ आ गया यहाँ पे,
ठीक है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। कैटायन के केस में क्या है, जितनी छोटी साइज होगी उतना तगड़ा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी छोटी साइज उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतने तगड़े से वो अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज़्यादा पोलराइज करेगा, ठीक। पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। यहीं अगर हम लोग एनायंस की केस की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि जो आपकी पोलराइजिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तो चार्ज होगी, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना तगड़ा वो पोलराइज होगा, ठीक। और साइज का भी है, जितनी बड़ी साइज हो, क्योंकि कैटायन का जितना छोटा साइज और एनायन का जितनी बड़ी साइज हो, ठीक है, तो चार्ज और साइज के दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एनायन का आप ऊपर से देख सकते हैं कि जितनी बड़ी साइज होगी उतना आसानी से जो है वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ये दो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी है, ठीक है, कैटायन और एनायन के केस में, कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का। चलिए हम लोग और नीचे आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आप समझ गए, बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना था पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के लेके। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको रिलेटिव परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जो है सेट करना है, ठीक है, मतलब आपको कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा किस में कम ये बताना है। अभी क्या बताया था मैंने आपको कि आप ये कैसे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर जज करेंगे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की मदद से। मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ आपको, Na3N Na2O और NaF, इसमें अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर सेट करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका कैटायन सब में सेम है, सब में Na+ है, तो कैटायन से तो हम लोग कुछ जज नहीं करेंगे, मतलब पोलराइजिंग पावर्स कुछ नहीं जज करेंगे, सब पोलराइजेबिलिटीज जज करेंगे। और N3- है, O2- और F- है, इसका मतलब जो हमारा एनायन है वो डिफरेंट है। तो एनायन के केस में क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, चार्ज देखना है। चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, पहले चार्ज आप चेक करेंगे। तो देख लीजिए जिस पे ज़्यादा चार्ज है उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब N3- की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, देन O2- देन F-, क्योंकि -3 चार्ज है, -2 चार्ज है, -1 चार्ज है। ये हो जाएगी आपकी पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर, और जो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही आपके परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा Na3N में, देन Na2O में, एंड देन NaF में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आ गया Li, Na और Ki। अब मान लीजिए अगर इसमें आपको परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सेट करना है तब इसमें कैसे आप करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एनायन जो है आपका सब में सेम है, सब में I- I- मतलब उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कैटायन डिफरेंट है, Li+, Na+ और K+, तीन चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर। अब इसमें क्या चार्ज सेम है, इसका मतलब साइज पे आएगा। अब देखिए अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कि पोलराइजिंग, यहाँ देखिए कि पोलराइजिंग पावर जो होती है कैटायंस के केस में, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसमें पोलराइजिंग पावर कम होगा, साइज कम होगी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करता है, मतलब साइज छोटी होगी Li+ की तो इसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, मतलब Li के केस में पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, देन Na एंड देन Ki, ठीक है, क्योंकि साइज का ऑर्डर क्या होता है इनमें, साइज का ऑर्डर क्या होगा Li+, देन Na+ एंड देन K+, ठीक है, समझ गए, बस यही बात होती है। तो समझ गए ना कि चार्ज और साइज, और चार्ज और साइज में चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, चार्ज सेम होगा देन वी गो फॉर द साइज, ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ नहीं, बस इतना याद रखिएगा, कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर मतलब वो खींचता है, और एनायन की क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब वो पोलराइज होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं, अब आगे हम लोग इसमें बात करेंगे सीधे इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है, जितनी देर से हम लोग बात करते हैं जिसके लिए,
वही है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, लैटिस एनर्जी के बारे में। ठीक है, लैटिस एनर्जी का कैसे हम लोग ऑर्डर सेट करते हैं। देखिए लैटिस एनर्जी जो होता है बहुत सिंपल है। लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। ठीक है, मतलब आप सीधी सी बात समझिए कि लैटिस एनर्जी जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। बस इतनी सी बात हमें लैटिस एनर्जी में यहाँ पे समझनी है। ठीक, इतना भी अगर आप कॉन्सेप्ट लगा ले जाएंगे तो लैटिस एनर्जी और इसका कॉन्सेप्ट आपसे गलती नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स कराऊं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जो लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड की होती है, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो हमेशा आपका लैटिस एनर्जी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब आयनिक और कोवैलेंट में आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि यहाँ पर करा दूँ आपसे मैं LiF, NaF एंड KF। अब बताइए ये 1 है, ये 2 है, 3 है। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आपको सेट करने के लिए कहा जाए, आप क्या देखोगे, आप कहोगे सर पहले हमें चार्ज देखना होता है, तो चार्ज सर सब में सेम ही है, चार्ज तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, तो देखते किससे हम लोग, साइज से देखेंगे। साइज में क्या देखेंगे, देखेंगे एनायन तो सब में सेम ही है, एफ 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 ही है, एफ माइनस एफ माइनस ही है, तो उससे भी नहीं बताएंगे, मतलब Li से बताएंगे, Li, Na और K से। तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब छोटी साइज है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। छोटी साइज किसकी है, लिथियम की, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी ये अगर एग्जांपल ले लूँ, Na3N, Na2O और NaF। इस केस में क्या है आपका कि देखिए इसमें कैटायन सब में सेम है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, एनायन डिफरेंट है, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, तो यहाँ पर चार्ज का ही डिफरेंस आ जा रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता ही है। तो जिसमें चार्ज ज़्यादा है दैट इज द Na3N वाले में इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, Na2O एंड NaF। अब यहाँ पर एक जगह ध्यान दीजिएगा जहाँ फंसाया जाता है, वो ये फंसाया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया BeCl2 और MgCl2 बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कैटायन एनायन तो सेम ही है, मतलब इसमें सॉरी एनायन सेम है और कैटायन में चार्जेस सेम है, तो साइज के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, इस वजह से हम लोग बेरिलियम का ज़्यादा लैटिस एनर्जी कहेंगे, लेकिन गलत है। इसका आंसर है MgCl2 की ज़्यादा होगी देन BeCl2। रीज़न, BeCl2 आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, MgCl2 आपका आयनिक कंपाउंड है, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड से कम होती है। अभी मैं ऊपर ही इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे ही मान लीजिए आपको दे देगा, कह देगा कि बताइए NaCl और CCl4 दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया NaCl और CCl4। अब देखिए सीधी सी बात है, NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, CCl4 क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो सोचना ही नहीं, NaCl को ज़्यादा दे देना है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक, चलिए लैटिस एनर्जी में इतना ही है, इतना ही आप लैटिस एनर्जी में अगर जान रहे हैं तो आपसे आगे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को पढ़ने के लिए, वो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो समझ नहीं आता कि उसका ऑर्डर कैसे सेट करें। अब बताएं, अब आइए देखिए, यहाँ पर मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको इस सब की कोई जो फालतू की नौटंकी आप रटते रहते हैं कि इसका हाइड्रोक्साइड का ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इसका घटेगा, उसका बढ़ेगा, ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर देखिए थर्मल स्टेबिलिटी जैसे ही आपको चेक करनी है, सबसे पहले आप एनायन की तरफ देखोगे। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि मुझे थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया, तो मुझे कहाँ जाना है, तुरंत एनायन के पास जाना है। क्या चेक करना है, चेक करना है कि हमारा एनायन जो है वो मोनोएटॉमिक है या हमारा पॉलीएटॉमिक एनायन है। अब आप कहोगे ये क्या, ये कौन सी नई बला है सर, तो देखिए जो आपका मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक से, देखिए मेरा मतलब क्या, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम होगा, यहाँ पर
सिंगल एटम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये है O2 माइनस, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे Br माइनस, ठीक है, ये क्या है, सिंगल एटम है, एक सिंगल, जैसे Cl माइनस, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है, यहाँ सिंगल सिंगल एटम है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर पॉलीएटॉमिक में देखेंगे, पॉलीएटॉमिक मतलब एटम्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, जैसे CO3 2 माइनस। अब इसके केस में क्या है, CO3 2 माइनस के केस में क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो N3 माइनस, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम है यहाँ पर, ठीक, जैसे SO4 2 माइनस कह सकते हो यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीएटॉमिक केस, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर मोनोएटॉमिक एनायन कहीं मिला आपको तब क्या करना है, और अगर आपको पॉलीएटॉमिक एनायन मिला तब आपको क्या करना है। अगर मोनोएटॉमिक के केस में मिलता है तो आपको जो थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है वो लैटिस एनर्जी के बेस पे निकालनी है, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। ये हुआ आपका, अगर आपको मोनोएटॉमिक के केस में थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है, अगर एनायन आपका मोनोएटॉमिक है तो वहां पर आप लैटिस एनर्जी की मदद से देखोगे, और अगर आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है तब आप उस केस में कैसे देखोगे, इस तरह देखोगे कि आयनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर से, तो उस हिसाब से आप स्टेबिलिटी यहाँ पर डिसाइड करोगे, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, आयनिक की। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो है आपका, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर जो है आपका वो लीस्ट होना चाहिए। अगर ये लीस्ट होगा परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर तो आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और आप सबको पता है कि परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर अभी मैंने कहाँ बताया था, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी की मदद से, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी की मदद से हम लोग डिसाइड कर लेंगे परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर उससे हम लोग का परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर जिसमें सबसे कम होगा, मतलब जिसमें कम पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी होगी, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोनोएटॉमिक का केस आएगा तो लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे, पॉलीएटॉमिक अगर आपका केस आता है तो आपको कहाँ जाना है, जो आपने फजांस रूल पढ़ा है, आपने पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी वाला, वहाँ पर आपको जाना है। आइए अब इसको क्या है, अब ये चीज़ें बातें तब ज़्यादा समझ में आएंगी जब आप इसको एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सबसे पहले एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स में ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब BeCO3 MgCO3, ठीक है, CaCO3 और SrCO3, ठीक है। ये मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मैंने कार्बोनेट्स ले लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एनायन चेक करना है। एनायन कैसा है, CO3 2 माइनस है। इसका मतलब अगर एनायन आपका पॉलीएटॉमिक है देन हमें कैसे चेक करना होता है कि जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए, और कोवैलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब क्या है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी जो है वो आपकी कम होनी चाहिए, ठीक। चलिए पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी देख लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को है, हमारे पास कैटायन है, एनायन तो सब में सेम ही है, ठीक है, Ca2+ Sr2+। अब इसमें पोलराइजिंग पावर अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कैटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज सब में सेम है, और साइज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब जिसकी छोटी साइज है उसमें पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। पोलराइजिंग पावर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। मतलब जिसकी साइज
छोटी होगी उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका है? पोलराइजिंग पावर का। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा है BeCO3 में। ठीक, अगर इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है। आयनिक कैरेक्टर कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप पलट दीजिए, या मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर के उल्टा होगा। ठीक, समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक, अब देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ काम आप भी तो करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। वो क्या है आपका? ये देखिए, यह है आपका BeF2, MgF2, CaF2 और SrF2। ठीक, ये मैंने ले लिया। सबसे पहले काम आपको क्या करना है? आपको एनायन चेक करना है। एनायन आपका कैसा है? आप कहोगे सर एनायन तो आपका मोनोटॉमिक है। ठीक है, कैसा है आपका? F- कैसा होता है? मोनोटॉमिक होता है। ठीक है, मोनोटॉमिक एनायन है। मोनोटॉमिक के केस में सर आपने बताया था कि हम लोग इसको डिसाइड करते हैं लैटिस एनर्जी के हिसाब से। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी भी सर साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होती है? साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और ऊपर नीचे साइज क्या होती है? इंक्रीज करती है। मतलब BeF2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, देन MgF2, देन CaF2, देन SrF2। समझे? क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं ऊपर नीचे क्या होती है? साइज इंक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे छोटी साइज किसकी हुई? BeF2 की। तो सबसे छोटी साइज तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी। ठीक, तो मैंने क्या बताया? एनायन देखिए, एनायन आपका पॉलीएटॉमिक है कि मोनोटॉमिक है? मोनोटॉमिक एनायन है तो आप लैटिस एनर्जी के बेसिस पे आंसर दे दीजिए। और अगर आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है तब आपको क्या ध्यान देना है? वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और वहाँ हम लोग पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। अब ये हुआ आपके होमवर्क के लिए, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, MgOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। ठीक, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, Na2O2 और K2O2। ठीक, एक और कर लीजिएगा, Na2O और K2O। ठीक है, कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ मोनोएटॉमिक एनायन और पॉलीएटॉमिक एनायन, लैटिस एनर्जी, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो लगा देना है। ठीक, इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इतना कर लेते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी का खत्म है। मतलब मैं सिर्फ एक की पॉइंट बता रहा हूँ कि आप ये इस्तेमाल करिए, आपका काम खत्म। ठीक है, अब चलिए अब इसमें हम लोग लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो किसका है? सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या होता है? देखिए, सॉल्युबिलिटी में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा, एक हम लोगों ने लैटिस एनर्जी पढ़ा है, एक होता है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी और एक होता है हमारा लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के लिए यहाँ लिख लीजिए, फॉर
फॉर सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपकी वो आपकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, होगा क्या इससे कि अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी जो आपकी रिलीज होगी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी वो लैटिस को ब्रेक करेगी और जिससे फिर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात आप कहोगे सर हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, तो देखो होता क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इसका कुछ रिलेशन कुछ ऐसा आता है, और लैटिस एनर्जी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन उसका कुछ ऑर्डर ऐसा आता है, मतलब उसका कुछ रिलेशन जो होता है ऐसा आता है। तो बात आती है कि सर हम समझेंगे कैसे कहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है कहाँ लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा आपको करना भी नहीं है, आप हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी दोनों कंपेयर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी दोनों का डिफरेंस देखना है। वो जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। आप कहोगे सर डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं है, साइज डिफरेंस। कुल मिला के जो मैं लास्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं यही सबसे मेन पॉइंट है कि साइज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, साइज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसी को आपका की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट इसको समझ सकते हो उतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। सॉल्युबिलिटी के लिए जो आप रटते रहते हैं रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपने ये सीख लिया कि साइज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतना तगड़ा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक, एग्जाम्पल से समझाता हूं तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा पेज को। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, मजा ही आ जाएगा आपको, देखिएगा भी। देखिए इधर आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें क्या क्या आता है आपका Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा ग्रुप 17 होता है वो क्या होता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस, ठीक है, I माइनस, ये होता है। अब देखिए अगर मैंने क्या कहा कि साइज डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं LiF की तो Li यहाँ पर है और F यहाँ पर है, दोनों क्या हैं कंपेरेबल साइज के हैं, एक जैसे साइज के हैं, आप कह सकते हो कंपेरेबल साइज। ठीक है, मतलब साइज डिफरेंस कहाँ है ज़्यादा इनमें, लेकिन क्योंकि ऊपर नीचे क्या होता है साइज बढ़ती है। अब देखिए लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं LiI की, ठीक है, LiI की बात करिए तो Li जो होता है यहाँ पर क्या होता है इस ग्रुप में सबसे छोटा है और I माइनस इस ग्रुप में सबसे बड़ा है, मतलब इधर सबसे छोटा इधर सबसे बड़ा, साइज डिफरेंस क्या हो गई बहुत ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा LiI की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वही यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक, LiI की, और मैं आपको बता दूं कि LiI की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट में जो है वो आपका सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों में सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग की चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर होंगी। बस आपको क्या देखना साइज डिफरेंस, जैसे आपको मिल जाए क्वेश्चन कि BeSO4 MgSO4 CaSO4 और आपका SrSO4। आपसे कहा जाए कि इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेट करिए, आप कैसे सेट करेंगे, Ca है ध्यान रखिएगा। ठीक है, CaSO4। अब इसमें आप कैसे सेट करेंगे बताइए। देखिए अब आपको ये तो पता ही है कि जो Be2 प्लस है ये तो छोटा है ना, Be2 प्लस तो स्मॉल होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर नीचे साइज बढ़ती है तो Be2 प्लस सबसे ज़्यादा स्मॉल है।
और इतना तो आपको पता ही है कि SO4 2- जो है सल्फेट ग्रुप जो होता है वो बड़ा ग्रुप है। अरे सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो बल्कि तो है ही ना, ठीक है। ये कैसा है आपका बल्कि ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, Be से Mg जा रहे हो, Mg से Ca Sr, तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब Sr2+ और SO4 2- को हम कैसे थोड़ा कंपेरेबल साइज है, लेकिन Be2+ बहुत छोटा है, SO4 2- बहुत बल्कि है। इसका मतलब कि साइज डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। तो BeSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद Mg वाले की, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही Ca और देन Sr की आ जाएगी, ठीक। तो मैंने क्या किया, सिंपली साइज डिफरेंस देखा है और मैंने आंसर यहां पर आपको दे दिया, ठीक। चलिए, अगर हम मान लीजिए इसने यही किया कि सेकेंड ग्रुप का इसने क्या दे दिया आपको, हाइड्रोक्साइड दे दिया, मतलब आपको कुछ इस तरह दे देता है BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और OH- कैसा ग्रुप है, आप बताइए कैसा ग्रुप कहेंगे, हमेशा इसको स्मॉल ग्रुप कहिएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपके सेकंड पीरियड का ही तो है, कितना बड़ा है बताइए, बहुत बड़ा तो है नहीं। तो ए भी आपके सेकंड पीरियड का ही है और बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का ही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल ग्रुप कहेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा स्मॉल ग्रुप, हमेशा हम लोग, अभी मैंने जो पहला 5 क्वेश्चन का वीडियो था उसमें बताया था मैंने कि जो आपके सेकंड पीरियड के होते हैं उनको हम लोग स्मॉल समझते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरे पीरियड के आगे वाले, ठीक है, थर्ड पीरियड से या उसके आगे वाले जितने भी होते हैं सबको हम लोग बल्कि ग्रुप या लार्ज ग्रुप समझते हैं, ठीक है। बल्कि ग्रुप या लार्ज ग्रुप वहाँ हम लोग उनको समझते हैं। और इसमें भी याद रखिएगा कि लार्ज में हम लोग के ये सब भी आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के बल्कि ग्रुप हैं, CH3 या इसके आगे C2H5 जो भी ग्रुप होंगे ये सब क्या होंगे, बल्कि ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये बात होती है, तो इसलिए इस हिसाब से इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल ग्रुप होता है, ठीक है। और वैसे भी कहिए तो मैं आपको याद करा दूं, F- OH- NH2 HDT, ठीक है, ये जितने भी ग्रुप होते हैं, और आपका कहीं OMe भी आप यहीं पर ले सकते हो, मतलब OR, ठीक है। इतने जो ग्रुप होते हैं इनको हमेशा आप स्मॉल ग्रुप कहिए, ठीक है। ये कैसे हैं, स्मॉल ग्रुप है, इसको याद कर लीजिएगा। इतने ग्रुप आपके स्मॉल होते हैं, F- OH या FOH OR NH2 HDT, ठीक है। इतने आपके छोटे ग्रुप होते हैं, बाकी आपके लार्ज ग्रुप कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल स्मॉल कंपेरेबल साइज है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब SrOH का होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न, Sr2+ की साइज जो होगी वो ज़्यादा हो गई, OH- छोटा ग्रुप है तो हो जाएगा आपका साइज डिफरेंस, ठीक। MgOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस आखिर में लगा दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप साइज के डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आप बता सकते हैं, ठीक। कुल मिला के साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर एक की पॉइंट जो है उसको नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। वो क्या है आपका कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स के केस में आपका सल्फेट, ठीक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ठीक, इन सभी के केस में अल्कली मेटल्स के सल्फेट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के केस में जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो आपकी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, समझे।
मतलब एल्कली मेटल्स के केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, एल्कली मेटल्स के सल्फेट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के केस में जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ये की पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो सिंपली आपका किस पे डिपेंड करता है, साइज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया है कि आपका यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ उसको, कि आपका FOH NH2 OR और HDT ये स्मॉल ग्रुप होता है। वैसे इतने को ही स्मॉल ग्रुप मान के चलिएगा। OR का थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, कहीं होता कहीं नहीं होता, लेकिन इतने का फिक्स है। इनको स्मॉल ग्रुप कहते हैं, बाकी सभी लार्ज ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात रही आपकी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। तो मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और काफ़ी पेजेस हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ पे परसेंटेज आयनिक, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड आपका क्लियर हो गया पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की मदद से। लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, सब में एक एक की पॉइंट है। जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग, देखिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको सारी चीज़ें, और एक दूसरा कलर में यूज करके आपको सारी चीज़ें एक बार समराइज कर देता हूँ। पोलराइजिंग पावर जो हमने देखा था वो पहली बात तो हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक, पोलराइजिंग पावर जो होता है ये हमारा किसका होता है, ये होता है हमारा कैटायन के केस में होता है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा रंग बिरंगी पेन हो गई है आपकी, सिंपल लेते हैं, कोई ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कैटायन के केस में होता है। और ये जो है आपका पोलराइजेबिलिटी एनायन के केस में होती है। और पोलराइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। पोलराइजेबिलिटी जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। ठीक, पहला 2 पॉइंट ये था। और तुरंत मैंने लैटिस एनर्जी में बता ही दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बता दिया कि आपको एनायन देखना है कि आपका एनायन मोनोटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है। मोनोटॉमिक है देन आंसर जो आपका आएगा वो लैटिस एनर्जी से आएगा। और अगर आपका पॉलीटॉमिक एनायन है तो उसमें आपको क्या देखना है कि उस केस में आपको ये देखना है कि आपका कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे कम है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग स्टेबिलिटी देते हैं। और सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बताया आपको, सिंपली साइज डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, क्या देखना है, साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस देख लीजिए, आपका काम खत्म वहाँ पे। ठीक, जिसका साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कभी भी आप लोग इस 3 टाइप के क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और कैसा आपको लगा, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।